नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने वेक्टर से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 12 और आज के इस लेक्चर का टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एंड ग्रेडियंट। ठीक है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्या होता है आपने पहले भी पढ़ा हुआ है और आप इसको भली भांति जानते हैं, लेकिन ग्रेडियंट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए क्या हो, नया हो। ओके, नाउ जो ग्रेडियंट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कभी कभार यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन कहाँ बनता है? क्वेश्चन बनता है जैसे जो एग्जाम होते हैं, जैम हो गया, गेट हो गया, नेट हो गया, या फिर आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो गया, वहां पर इस ग्रेडियंट से क्या हो जाता है, एक क्वेश्चन बन जाता है। सीधे नहीं पूछता है कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन, लेकिन घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, और घुमा के कैसे पूछा जाता है? ऐसा बोलेगा कि आपको क्या दे रखा है, एक स्केलर फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? एक स्केलर फंक्शन जो x का फंक्शन है, यानी स्केलर फंक्शन फाई x, y, z इज इक्वल टू सी। ठीक है, इस तरीके से क्या है, स्केलर फंक्शन है और आपसे बोलेगा कि इस स्केलर फंक्शन के परपेंडिकुलर क्या करो, एक नॉर्मल वेक्टर फाइंड करो। क्या बोलेगा? नॉर्मल वेक्टर क्या करो बोलेगा, फाइंड करो बोलेगा। क्या फाइंड करो? नॉर्मल वेक्टर फाइंड करो बोलेगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर इस जो मेरे पास फाई दे रखा है इसका ग्रेडियंट निकाल देना है, यानी ग्रेड ऑफ फाई निकाल देना है आपको। क्या निकालना है? ग्रेड ऑफ फाई, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल देना है। ठीक है, और जो ग्रेडियंट ऑफ फाई आएगा वो क्या होगा, इस फाई के परपेंडिकुलर होगा या फिर इसके नॉर्मल होगा, और वही क्या होगा, हमारा नॉर्मल वेक्टर होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नाउ अभी तो हमने इसको पढ़ा नहीं है, तो ये कैसे होगा, यहाँ पर कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे अभी हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन जब हम इसको पूरा पढ़ लेंगे तो इसको हम कैसे निकालेंगे वो हमें क्या हो जाएगा, भली भांति आ जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, क्या? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। क्या होता है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव? कोई बताएगा मेरे को? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव या फिर डेरिवेशन की खोज किसने की थी? किसी को पता है? न्यूटन ने। ठीक है, किसको डिफाइन करने के लिए? इंस्टेंटेनियस स्पीड, या बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एट पर्टिकुलर इंस्टेंट को फाइंड करने के लिए किसकी खोज हुई? डेरिवेटिव की खोज हुई थी। ठीक है, सबसे पहले न्यूटन ने इसकी खोज की थी। ओके, अब देखो होता क्या है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। तो सबसे पहले लिखो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव। नाउ अज्यूम कर लो, ठीक है, अज्यूम कर लो कि मेरे पास कोई एक फंक्शन क्या है, एफ एक्स है। क्या है मेरे पास? कोई एक फंक्शन एफ है, और जो एफ है ये किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। कोई ये फंक्शन एफ बोल दिया मैंने, जो किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। नाउ अब हम भली भांति जानते हैं कि अगर मैं एक्स में चेंज करूंगा तो उसकी रिस्पेक्ट में एफ में भी क्या होगा, चेंज होगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने जो एक्स में है वो क्या कर रखा है, इनफाइनेटेबल चेंज कर रखा है। इनफाइनेटेबल चेंज का मतलब होता है बहुत छोटा चेंज, जो चेंज जीरो के क्या हो, बहुत नजदीक हो, ऐसा चेंज। जो मैंने क्या किया कि चेंज एक्स बाई ऑन चेंजिंग ऐसे लिखो, ऑन चेंजिंग एक्स बाई डी एक्स। एक्स को किससे चेंज कर दिया हमने? डी एक्स से चेंज कर दिया, और यहां पर जो डी एक्स है वो क्या है मेरे पास? इनफाइनाइटेजिमल चेंज है। क्या है ये? इनफाइनाइटेजिमल चेंज इन एक्स है, इनफाइनाइटेजिमल चेंज इन एक्स है। जब मैंने x को dx चेंज किया, यानी बहुत छोटा सा चेंज किया, तो उससे क्या होगा, fx में चेंज होगा। देन ऑन चेंजिंग x बाई dx चेंज इन f, यानी फंक्शन f b df। जो चेंज इन f है वो क्या है? df है, यानी कुछ चेंज होगा फंक्शन में, वो कितना है? df है। df का मतलब चेंज इन f। ओके, तो देन वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं बताओ? वी कैन राइट दिस df इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं? देखो मैं df है, इसे क्या लिख सकता हूं मैं? ऐसा लिख सकता हूं df डिवाइडेड बाई dx इंटू dx। लिख सकता हूं, देखो x से x कैंसिल, df इक्वल टू df, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। आंसर है हाँ, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ओके ना, जब मैंने इसको ऐसा लिखा, ऐसा लिखने पर यहाँ पर एक टर्म आया, ये टर्म आया, देखो आया ये टर्म। इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं। तो जो टर्म यहाँ पर आ रखा है ये टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डेरिवेटिव एक्चुअली टेल अस। तो क्वेश्चन करके लिखो यहाँ पर, तो क्वेश्चन लिखो कि व्हाट डेरिवेटिव एक्चुअली टेल अस, यानी जो डेरिवेटिव होता है वो हमको एक्चुअल में क्या सिखाता है। देखो अगर मैं यहां से देखूं तो इसका आंसर लिखूं, आंसर क्या हो जाएगा बताओ?
टेल अस कि हाउ मच f चेंजिंग, अगर यहाँ पर हम सिर्फ पर्टिकुलर फंक्शन f की बात करूं, देन वी कैन से दैट कि दिस डेरिवेटिव टेल अस हाउ मच f चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू चेंजिंग x बाई dx। ठीक है, ध्यान सुनना कि हाउ मच f चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू ऑन चेंजिंग x बाई dx, यानी f कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू कि हमने x को कितना चेंज किया, dx चेंज किया। ध्यान देना, x को सिर्फ dx ही चेंज करना है, चेंज कुछ भी नहीं हो सकता। ध्यान सुनना बात को, अभी मैं लिख के चलूंगा इसको, तो ध्यान से इसको देखना। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इसका आंसर लिखते हैं, फिर समझते हैं कि मैं dx ही क्यों बोल रहा हूं, मैंने कुछ और चीज क्यों नहीं बोल दी। देखो चेंज तो कुछ भी हो सकता है ना, चेंज ये भी हो सकता है कि x इक्वल टू 5 से x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10, ये भी तो चेंज है या नहीं है। लेकिन ये चेंज एक्सेप्टेबल चेंज नहीं है। चेंज कितना होना चाहिए, dx होना चाहिए, यानी बहुत छोटा चेंज होना चाहिए। यानी कैसा चेंज होना चाहिए, इनफाइनाइटेजिमल चेंज होना चाहिए। अभी समझते हैं कि इनफाइनाइटेजिमल चेंज ही क्यों होना चाहिए, भी समझेंगे। देखो पहले मैं इसको लिख दूं, यहाँ पर ये जो लिखा है हमने, क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट डेरिवेटिव एक्चुअली टेल अस, तो इसके नीचे लिखो, यहाँ पर आंसर लिखो, it tell us how much f will be change with respect to on changing x by dx। ठीक है, जब मैं x को कितना चेंज करूंगा, dx चेंज करूंगा, तब dx चेंज होने में f कितना चेंज होगा वो कौन दिखाता है, ये डेरिवेटिव दिखाता है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि और इट टेल अस रेट ऑफ चेंज ऑफ f with respect to x, rate of change of f with respect to f and with respect to x on changing x by dx। ठीक है, x by dx, यानी इस टाइम पर जो x को हमने सिर्फ कितना चेंज कर रखा है, dx चेंज कर रखा है, और x को dx चेंज करने पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ f एट ए पर्टिकुलर या फिर फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। देखो ध्यान से देखना, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ या फिर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये दूसरी डेफिनेशन, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो और करके लिखो, और इसे क्या लिखता हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ f with respect to x at a particular point, या फिर एट ए इंस्टेंट भी बोल सकते हैं, या फिर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ f होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब देखो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर मैं ये बोलूं कि देखो आपने क्लास 11th में क्या पढ़ा था, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एक चीज इन क्लास 11th, अगर मैं क्लास 11th की बात करता हूं तो वहां पर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या, एवरेज स्पीड। क्या पढ़ा था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज स्पीड क्या थी हमारे पास, कोई बताएगा मेरे को, तो कुछ ऐसी थी कि डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी। ठीक है, और इसको हमने ये भी लिखा था कि x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। ठीक है, ऐसा लिखा था कुछ कि हमने कितना चेंज किया, टाइम को t1 से t2 चेंज किया, तो जो उसका पोजीशन है, या बोल सकते हैं उसका डिस्टेंस है, हम पोजीशन नहीं बोल सकते हैं, पोजीशन कहाँ से कहाँ चेंज होगी, वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो पोजीशन हो गया। अभी वन डायमेंशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस के जैसा ही काम करता है लगभग। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से कहाँ हो गया, अगर इसको कन्फ्यूज हो रहे तो इसको क्या कर दो, वेलोसिटी कर दो। क्या कर दो, वेलोसिटी कर दो। तो देखो जब मैंने टाइम को t1 से t2 किया तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से कहाँ हो गया, x1 से x2 हो गया। तो ये भी तो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t है। क्या इसको मैं डेरिवेटिव बोल दूं,
इसको मैं डेरिवेटिव नहीं बोल सकता। इसको मैं डेरिवेटिव क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि दिस dt जो मेरे पास डेल टी है ये क्या है? लार्ज है। इट इज नॉट इनफाइनेटिजिमल स्मॉल। ये इनफाइनेटिजिमल स्मॉल नहीं है, ये क्या है? लार्ज है, नॉट इनफाइनेटिजिमली स्मॉल। ओके, नाउ हमने क्लास 11th में इनफाइनेटिजिमली स्मॉल के लिए, स्मॉल dt के लिए वेलोसिटी निकाली थी। क्या बोला था हमने उसको? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ऐसे डिफाइन किया था हमने कि दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ऐसा बोला था। डेल्टा टी टेंस टू जीरो इंटू डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी, ये बोला था। यानी इस केस में हमने यहां पर क्या लगा दी? एक कंडीशन लगा दी। वो कंडीशन क्या है कि दिस डेल टी एंड दिस चेंज इन टाइम इज वेरी वेरी नियर टू जीरो। यानी जो डेल टी है वो कुछ ऐसा है कि 0.0000000000001, ये क्या है? मेरा चेंज इन टाइम है, यानी इतना छोटा टाइम है, या बोल सकते हैं जीरो के इतने नजदीक है ये डेल्टा टी। समझ में आई बात आपको? देन न्यूटन्स, और ये किसने बोला? सबसे पहले न्यूटन ने बोला। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। इसी को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी बोलते हैं। तो अब समझ में आया कि मैं यहाँ पर डी एक्स पर जोर क्यों दे रहा था, या फिर जो इनफाइनेटिजिमल चेंज इन एक्स है उस पर जोर क्यों दे रहा था? उसका रीजन यही है कि डेरिवेटिव हम कहाँ पर निकालते हैं? एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालते हैं। समझ में आ रही बात? और ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। देखो होता क्या है ना एक्चुअल में कि अगर मुझे क्या करना है? चेन निकालना है तो मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल ही नहीं सकता। ध्यान सोचो बात को। मैं ये बोल रहा हूँ कि x को चेंज करने पर कि f में कितना चेंज होगा, तो x को मुझे चेंज करना ही पड़ेगा, और उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? f चेंज होगा। या फिर मैं इसको इसके टर्म में देखूँ, टाइम के टर्म में देखूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि ये इस एक्सेस में टाइम है और इस एक्सेस में क्या है? मेरा पोजीशन है उस किसी एक पार्टिकल की, और इस तरीके से क्या हो रहा है? वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए? स्पीड या वेलोसिटी चाहिए। अगर मैं ये बोलूँ कि इन दो पॉइंटों के बीच, इस पॉइंट को मैं ए बोल दूँ और इस पॉइंट को मैं बी बोल दूँ, इन दो पॉइंट के बीच स्पीड निकालूँ तो क्या हो जाएगा बताओ? तो अज्यूम कर लो यहाँ पर टाइम कितना है? t1, यहाँ टाइम कितना है? t2। दिस इज टाइम t1, दिस इज टाइम t2। ये पोजीशन क्या है? x1, ये पोजीशन क्या है? x2। तो यहाँ से अगर मैं क्या निकालूँ? स्पीड हो जाएगी, जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी v एवरेज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। ये तो क्या निकला? इन दो पॉइंटों के बीच की एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी निकली। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चाहिए, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चाहिए, तो मुझे स्पीड कितनी होगी? इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी? यानी जब टाइम t इक्वल टू t1 होगा तब स्पीड कितनी होगी? ये बड़ा क्या था? मतलब खतरनाक कॉन्सेप्ट था। तो उसके लिए क्या दिया हमने? इस पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू t1 पर स्पीड निकालने के लिए न्यूटन ने किसका कॉन्सेप्ट दिया? इसका कॉन्सेप्ट दिया, यानी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट दिया। तो समझ में आई बात? तो जब भी हम डेरिवेटिव की बात करते हैं, एक्चुअल हम क्या कर रहे होते हैं? रेट ऑफ चेंज निकाल रहे होते हैं किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, लेकिन कहाँ पर? एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, तो ये तो क्या हो गया? हमारा डेरिवेटिव हो गया। एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊँ और आपसे पूछूं कि कहाँ पर डेरिवेटिव ज़्यादा है और कहाँ पर डेरिवेटिव कम है, ठीक है। एक मैं ऐसे ग्राफ बनाना चाहूँ, दो ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पर। एक ग्राफ x और fx के बीच, ठीक है। ये x और ये क्या है? मेरा fx। और अगेन एक ग्राफ और बना रहा हूँ यहाँ पर ऐसे, और इसे मैं क्या बोल रहा हूँ? f, और इसे मैं क्या बोल रहा हूँ? fx। और यहाँ पर मेरा x और fx ऐसे चेंज हो रहे हैं, और यहाँ पर x और fx कुछ ऐसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि कहाँ पर डेरिवेटिव ज़्यादा है, कहाँ पर डेरिवेटिव ज़्यादा है। ध्यान सुनना क्वेश्चन को कि डेरिवेटिव की वैल्यू कहाँ पर ज़्यादा है। देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो मेरे पास f है वो क्या है? स्लोली वेराइंग फंक्शन ऑफ x है। तो मेरे पास f है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, दिख रहा है ना आपको? जो f है वो x के साथ बहुत स्लोली वेरी कर रहा है नहीं कर रहा है? आप देख सकते हो यहाँ पर कि अगर मैं क्या करूँ, इस x को यहाँ से चेंज करो, माना ये x इक्वल टू 0 पर देखूँ, फिर मैं उसको कहाँ देखूँ? x इक्वल टू x1 पर देखूँ यहाँ पर, या फिर यहाँ न देख के इधर पे देखूँ, ठीक है। यहाँ पर एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू x की ये है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस अज्यूम कर लो कितना है, या फिर सेपरेशन हो कितना है? डेल x है। तो f में कितना चेंज आया देखो, यहाँ पर f ये है और ये f2 है। तो ये क्या है मेरे पास?
दिस थिंग इज df, ये क्या है मेरे पास df है। आप देख सकते हो x में मैंने dx चेंज किया तो जो मेरे पास चेंज इन f है वो क्या है, बहुत छोटा है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, बहुत छोटा है। इसका मतलब जो मेरे पास f है, ये जो f है वो क्या है, वेरी स्लोली वेराइंग फंक्शन ऑफ x है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, फॉर दिस पर्टिकुलर केस जो मेरे पास f है, f इज स्लोली वेराइंग फंक्शन ऑफ x, स्लोली वेराइंग फंक्शन ऑफ x। ऐसा है या नहीं है? आंसर है ऐसा है। अगर जो मेरे पास f है वो स्लोली वेराइंग फंक्शन ऑफ x है, इसका मतलब यहां पर अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा वो क्या निकल के आएगा, मेरे पास बहुत स्मॉल निकल के आएगा। तो दैट इज इट मीन्स डेरिवेटिव हियर डेरिवेटिव df अपॉन dx इज स्मॉल। क्या होगा, वो बहुत छोटा होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर dx चेंज करने पर जो df में चेंज है वो बहुत छोटा है, तो df अपॉन dx क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो इन दिस केस दिस डेरिवेटिव इज स्मॉल। तो ये क्या होगा, स्मॉल डेरिवेटिव का एक एग्जांपल हो गया। अगर मैं सेम जो मेरे पास क्या है चेंज इन x है, मैं इस ग्राफ में करूं तो अज्यूम करूं कि मेरे पास एक सिचुएशन ये है, तो दिस इज एक पॉइंट ये है, और अज्यूम करूं दिस इज माई dx, तो दिस इज dx, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है मेरा dx है। अब देखो f में कितना चेंज हुआ, इनिशियली यहाँ पर था f, ठीक है, और आफ्टर चेंजिंग x बाई dx जो मेरा f हो गया वो क्या हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया, 1 ही हुआ। तो इस केस में जो f में चेंज है वो कितना है, ये है, तो दिस इज माई df। तो इस केस में जितना डिस्प्लेसमेंट मैंने, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, जितना चेंज x में मैंने यहाँ किया उतना ही चेंज यहाँ किया, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर dx के करस्पॉन्डिंग जो चेंज इन f है यहाँ से क्या है, ज़्यादा है। तो इसे मैं क्या बोल दूंगा, दिस फंक्शन इज, हम बोलेंगे यानी फास्टली वेराइंग फंक्शन ऑफ, या फिर बोल सकते हैं रैपिडली वेराइंग फंक्शन ऑफ x। ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर जो फंक्शन है वो x के साथ क्या हो रहा है, बहुत तेजी से क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, स्लोली वेराइंग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फास्ट वेराइंग फंक्शन ऑफ x। जो fx है वो क्या है, फास्ट वेराइंग फंक्शन ऑफ x है। अगर अब आपसे देख सकते हो तो इसका मतलब जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा। तो इट मीन्स हियर डेरिवेटिव df ओवर dx इज लार्ज। ठीक है, ये चीज़ क्या होगा, मेरा लार्ज होगा, यानी क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, df बड़ा है, dx तो उतना ही है, तो इससे कंपेयर में ये क्या है, लार्ज है, तो दिस इज लार्ज डेरिवेटिव एंड दिस इज स्मॉल डेरिवेटिव। क्लियर है बात। तो स्मॉल डेरिवेटिव, लार्ज डेरिवेटिव कहने का मतलब क्या है, स्मॉल डेरिवेटिव का मतलब जिस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव निकाल रखा है वो क्या है, स्लोली वेराइंग फंक्शन है, जिसके रिस्पेक्ट हमने निकाल रखा है उस वेरिएबल का। और यहाँ पर अगर हम क्या बोलें कि df अपॉन dx या डेरिवेटिव बहुत लार्ज है, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, फास्ट वेराइंग फंक्शन है, बोल सकते हैं रैपिडली वेराइंग क्या है, फंक्शन है। क्लियर है बात आपको। ओके, अब देखते हैं इसका क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो हिंट डालो क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव में बोलने को बहुत कुछ है। ठीक है, पूरी एक 1-1.5 घंटे की वीडियो बन सकती है डेरिवेटिव में, तो इतना ये मतलब रिच सब्जेक्ट है। खाली डेरिवेटिव जो डी बाई बाई डी एक्स है ना, इसमें मैं कम से कम 1 घंटा बोल सकता हूँ, 1 या 1.5 घंटा बोल सकता हूँ। ठीक है, पूरी न्यूटन मैकेनिक्स, न्यूटन ने किस तरीके से सोचा, किस तरीके से वेलोसिटी के लिए डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लाए, वो सब कुछ मैंने एक छोटा सा ब्रीफ यहाँ पर आपको क्या किया, समझाने की कोशिश करी। ठीक है, लेकिन हमारा मेन फोकस कहाँ पर है, अभी ग्रेडियंट में होना चाहिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा इसका फिजिकल मीनिंग क्या है उसे देख लेते हैं, क्योंकि इसके एनालॉजी, उसकी फिजिकल मीनिंग हम क्या करेंगे वहाँ पर देखेंगे। ओके, तो फिजिकल मीनिंग यहाँ बोल सकते हैं क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या होती है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव हम सब जानते हैं। अगर मेरे पास कोई ग्राफ है और अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इट टेल्स अस कि स्लोप ऑफ ग्राफ, जो स्लोप है, अगर मेरे पास कोई ग्राफ है तो किसी पॉइंट पर अगर मैं डेरिवेटिव निकाल रखा है, एक्चुअल में किसको दिखाता है, स्लोप ऑफ ग्राफ को दिखाता है। किसको दिखाता है, इट टेल्स अस, इट गिव अस, या फिर डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, डेरिवेटिव क्या लिख रहा हूँ ये,
डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन गिव अस स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। मेरे पास कोई फंक्शन, जैसे यहाँ पर f एक फंक्शन था यूं करके, ओके, f एक फंक्शन था यूं करके, दिस इज f एंड दिस वन इज x एंड दिस इज माय फंक्शन यू, ओके। ना इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये किस तरीके से चेंज हो रहा है ये मुझे निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यानी यहाँ पर क्या मुझे निकालना है, सॉरी डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पर डेरिवेटिव निकालने का मतलब क्या हुआ, मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो यहाँ पर स्लोप क्या कर दोगे, टेंजेंट खींच दोगे और जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही क्या होगा, यहाँ पर स्लोप होगा, ठीक है। टेंजेंट का स्लोप यहाँ पे सिंपल इस पॉइंट पर स्लोप निकाल देंगे हम, और जो स्लोप होगा ये किसके बराबर होगा, डेरिवेटिव के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, डेरिवेटिव के बराबर। क्लियर हुई बात, ओके। तो डेरिवेटिव क्या दिखाता है, एक्चुअल में ग्राफ का स्लोप दिखाता है, ठीक है। देखो स्लोप जितना ज्यादा होगा डेरिवेटिव उतना ज्यादा होगा। यहाँ पर स्लोप क्या था, बहुत कम था, दिस इज स्लोप, ये स्लोप यहाँ पर ये है, बहुत कम स्लोप है। अगर मैं यहाँ पर स्लोप की बात करूँ तो स्लोप यहाँ पर ये है, ठीक है। तो ये स्लोप कम है, ये स्लोप ज़्यादा है। स्लोप ज़्यादा है तो डेरिवेटिव लार्ज है, अगर स्लोप कम है तो डेरिवेटिव क्या है, कम है, या फिर क्या है, स्मॉल है। क्लियर हुई बात। अब हम डालो क्या, ग्रेडियंट। तो व्हाट इज ग्रेडियंट, तो सबसे पहले समझेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमको, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो यहाँ पर लिखो क्या, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, ठीक है। क्या होता है ग्रेडियंट, ओके। उससे पहले ये समझते हैं कि ये आया क्यों, मतलब ये मैथमेटिक्स में ये टर्म आया क्यों। देखो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर मेरे पास डेरिवेटिव है जो डेल एफ बाई डेल एक्स है, ये किसको दिखाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑन चेंजिंग एक्स, या फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन चेंजिंग एक्स बाई डी एक्स, यानी एक्स को डी एक्स चेंज करने पर जो डी एफ है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है उसको कौन दिखाता है, ये डेरिवेटिव दिखाता है। अगर मेरे पास कोई ऐसी सिचुएशन हो, यहाँ पर जो फंक्शन था f, दिस f इज ओनली फंक्शन ऑफ x, सिर्फ किसका फंक्शन था, ओनली x का फंक्शन था। अगर मेरे पास सिचुएशन थोड़ा चेंज हो जाए, चेंज क्या हो जाए, मैं ये बोलूँ कि मेरे पास कुछ एक ऐसा फंक्शन है, माना एक फंक्शन t बोल दिया मैंने। टी क्यों बोला, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि मैं एग्जाम्पल जो लूंगा ऐसे फंक्शन का वो टेम्परेचर होगा और वो इजी रहता है समझने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर टी लिया, ठीक है। माना मेरे पास एक टी एक क्या है, फंक्शन है, ये न केवल x का फंक्शन है बल्कि x के अलावा y और z का फंक्शन भी है, यानी ये x के साथ भी वेरी हो रहा है और y के साथ भी वेरी हो रहा है और z के साथ भी वेरी हो रहा है। जो t है मेरे पास कुछ ऐसा है, दिस इज फंक्शन ऑफ x, y एंड z, ये तीनों का फंक्शन है। नाउ अब यहाँ पर कैसे निकालोगे आप डेरिवेटिव, उसके लिए यहाँ पर डेरिवेटिव निकालने के लिए, यानी यहाँ पर ये फंक्शन कैसे चेंज होगा x, y, z को चेंज करने पर, उसके लिए या फिर वो जानने के लिए क्या आया, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट आया। देखो ऐसे समझो इसको, अगर मैं ये टी को क्या बोल दूं, टेम्परेचर बोल दूं, ये टी क्या है, रूम टेम्परेचर है, आवर रूम टेम्परेचर, ठीक है। जो हमारे घर का टेम्परेचर होता है ना कमरे का, मान लिया अभी ये जो रूम है थोड़ा गर्म हो रहा है, यहाँ पर मैंने पंखा भी चला रखा है, शायद आपको खट खट के आवाज़ भी आ रही होगी, लेकिन उसको मैं सही करूँगा। आज मैंने पहली बार चलाया, अभी वीडियो बनाते बनाते क्या हुआ, बनाते नहीं, जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो गर्म हुआ थोड़ा मेरे को, तो मैंने पंखा ऑन किया, शायद खट खट की आवाज़ आ रही होगी, ये पंखा भी सही करना है। लेकिन फिलहाल कहाँ आते हैं, टेम्परेचर पर आते हैं, थोड़ा तो गर्म हो रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं ये रूम बोलूँ अपना, तो दिस इज़ माई रूम, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो इस तरीके से मेरा रूम है ये, ओके, ये है, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर ये मेरा रूम है, ठीक है ना। इस रूम में अगर मैं ये बोलूँ कि टेम्परेचर कैसे वेरी हो रहा है, देखो अगर मैं कहाँ की ओर जाता हूँ, इस रूम में, माना मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, माना दरवाज़ा बोल दो मेरा, ठीक है, ये क्या बोल दिया मैंने, दरवाज़ा बोल दिया इस तरीके से, ओके। नाउ अब मैं कहीं यहाँ खड़ा था, जब मैं यहाँ से इधर की ओर जाता हूँ, कहाँ की ओर, इधर की ओर गया, तो टेम्परेचर में बहुत कम चेंज आया। क्या आया, टेम्परेचर में बहुत कम चेंज है। माना मैं ऐसे चल के दरवाजे की ओर गया तो मुझे उतना गर्म महसूस नहीं हुआ, यानी टेम्परेचर में उतना चेंज महसूस नहीं हुआ। लेकिन मैं जब ऊपर की ओर गया, मान लिया मैंने सीढ़ी लगाई और मैं कहाँ की ओर गया, छत की ओर गया। कभी देखा है गर्मियों में छत साफ करके देखी है दोपहर में,
मतलब 12 बजे के टाइम पर गर्मियाँ पड़ रही हो आपके वहाँ, ठीक है, ऐसा कभी देखा है, मतलब ऐसा कभी फील किया है? जब आप ऊपर को जा रहे होते हो, छत की ओर जा रहे हो तो टेम्परेचर क्या होता है, तेजी से बढ़ता है, होता नहीं होता है ऐसा? टेम्परेचर क्या होता है, तेजी से बढ़ता है, क्योंकि छत क्या है, ज़्यादा गर्म है, हम छत से भी बहुत नीचे हैं। जैसे मैं छत की ओर जाऊंगा तो टेम्परेचर क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा, तो मुझे गर्मी का एहसास होगा। तो जब मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ या फिर बोल सकते हैं छत की ओर जा रहा हूँ, तो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है और बहुत तेज चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं कहाँ की ओर गया, दरवाजे की ओर गया, अब दरवाजे से बाहर से हवा आ रही है, लेकिन उतनी हवा नहीं आ रही कि वहाँ ठंडा कर दे, लेकिन मैंने देखा कि बहुत कम चेंज हुआ टेम्परेचर में। कब? जब मैं ऐसे गया, जब मैं ऐसे चला तो टेम्परेचर में बहुत कम चेंज हुआ, ठीक है। मान लिया मैं कोने में खड़ा था, कोने में हवा नहीं पहुंच रही थी पंखे की, मैं जैसे पंखे के नीचे गया थोड़ा सा मेरे को ठंडा महसूस हुआ, लेकिन उतना चेंज टेम्परेचर में नहीं हुआ जितना मैं कहाँ की ओर जाने में हुआ, ऊपर की ओर जाने में हुआ। यानी यहाँ पर जो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ माई रूम इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखो समझ रहे हो आप? तो यानी चेंज इन माई रूम, जो चेंज इन टेम्परेचर इन माई रूम इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। जितनी दिशाएं हो सकती हैं उतनी दिशाओं में टेम्परेचर चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है मेरे रूम का? आंसर है हो सकता है। मैं इधर को जाऊंगा तो टेम्परेचर अलग तरीके से चेंज होगा, मैं इधर को जाऊंगा टेम्परेचर अलग तरीके से चेंज होगा, मैं ऊपर को जाऊंगा टेम्परेचर अलग तरीके से चेंज होगा, मैं इस शुमड़ी की ओर जाऊंगा टेम्परेचर अलग तरीके से चेंज होगा, मैं ऐसे पीछे को चले जाऊंगा टेम्परेचर अलग तरीके से चेंज होगा। यानी जितनी दिशाएं यहाँ पर पॉसिबल हैं उतनी दिशाओं में उतने टाइप का चेंज पॉसिबल है या नहीं है? आंसर है हाँ है। तो मुझे बताओ अब यहां पर इसकी हेल्प से कैसे निकालोगे? जब मैं इसकी हेल्प से इसे निकालने जाता हूं, यानी यहां पर चेंज देखने जाता हूं, यानी चेंज देखने का मतलब क्या, ये डी एफ बाई डी एक्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स या फिर डी वाई बाई डी एक्स या फिर डी वाई बाई डी जेड, वो देखने को जाता हूं। तो मेरे को कितने चाहिए, ऐसे कितने टर्म चाहिए जितनी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है और हर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, और कितनी डायरेक्शन पॉसिबल है इस कमरे में? इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं दायां बायां ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं बोल सकता हूँ, तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन पॉसिबल है। अगर यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे होंगे, क्या होंगे? वे होंगे किसके? टेम्परेचर के चेंज होने के। तो यहाँ पर मुझे कितने डेरिवेटिव चाहिए टेम्परेचर के? इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेरिवेटिव चाहिए। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सुनने में ऐसा लग रहा है कि भगवान यहाँ इस जन्म में होगा या नहीं होगा, लेकिन ये जो समस्या है जितनी बड़ी दिख रही है उतनी बड़ी है नहीं, बहुत सिंपल है। उसके लिए हमें एक चीज का धन्यवाद करना चाहिए, वो है क्या? थ्योरम ऑफ, या बोल सकते हैं थ्योरम ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। दिस प्रॉब्लम इज लुक सो कॉम्प्लिकेटेड और सो डिफिकल्ट एंड वी कांट इमेजिन टू डू infinite number of derivative to calculate temperature in each direction, but thanks to theorem of partial derivative, and this theorem of partial derivative gives a very beautiful thing and that thing is gradient। तो समझते हैं कि theorem of partial derivative क्या है। ओके समझ में आई बात? तो theorem of partial derivative क्या कहती है, तो इसे मिटाऊं, ठीक है। तो समझ में आया ना डेरिवेटिव क्यों आया? अब वो लिखूंगा नहीं पूरा मैं, ठीक है, वो लिखूंगा नहीं। अगर आप जानना चाहते हो तो नेट में देख लो या फिर कहाँ पढ़ लो, ग्रिफिथ में पढ़ लो, ठीक है। तो ग्रिफिथ में लिखा है, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा है, वो भी उसने भी टेम्परेचर का एग्जाम्पल दिया है, तो मैंने भी क्या दिया, टेम्परेचर का एग्जाम्पल दिया, ठीक। तो अब देखो इसे मिटाऊँ मैं, ठीक। तो अब देखो, अब ध्यान सुनना तो जो उतने सारी डायरेक्शन वाला केस आ रहा था, वो कॉम्प्लिकेटेड केस हमारे पास आ रहा था, तो उस कॉम्प्लिकेटेड केस को एक बोल सकते हैं एक सिंप्लीफाइड वर्जन में, या बोलते हैं सिंप्लीफाइड एक चीज हमारे पास आई, जिस चीज का नाम क्या है? थ्योरम ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। वो चीज क्या होती है? थ्योरम ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। थ्योरम ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव क्या होती है? थ्योरम ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव अगर मेरे पास ये बोलता है कि इफ वी हैव एनी फंक्शन टी फॉर, अभी हमारे केस में टेम्परेचर है, आप किसी दूसरे केस में जाओगे वहां टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप टी को एफ से भी रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन मैं टी को टी ही लेके चल रहा हूं, ठीक है। और एक्चुअल में इस पर्टिकुलर केस में टी क्या था? हमारा टेम्परेचर था। अब आगे जाके इसको कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ओके ठीक। तो मेरे पास कोई एक फंक्शन है टी, और दिस टी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ये क्या है मेरे पास? ऐसा है, एक्स वाई जेड है। देन जो थ्योरम ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव है ये बोलती है मेरे को कि चेंज इन टी डी टी इज इक्वल टू ऑन चेंजिंग एक्स वाई जेड बाई डी एक्स, या फिर डी एक्स डी वाई डी जेड रिस्पेक्टिवली, कि एक्स वाई जेड को इनफाइनेटिजमली स्मॉल चेंज करने पर जो डी टी में चेंज आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। कैसा? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेल टी बाई डेल एक्स
और इंटू डी एक्स प्लस डेल टी बाई डेल एक्स डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल टी बाई del z into dz and this thing is known as थ्योरम ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये क्या है, थ्योरम ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव है। इसी का क्या करना है, हमको दंडबल से परिणाम करना है और इसका धन्यवाद देना है कि जो हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेरिवेटिव करने की जरूरत पड़ रही थी किसी एक डायरेक्शन में या फिर हर डायरेक्शन में टेम्परेचर निकालने के लिए इन माई रूम, उसकी ज़रूरत अब नहीं है। तो ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेरिवेटिव हमें नहीं करने हैं। ठीक है, सिर्फ कितनी की जरूरत है, 3 की जरूरत है dt निकालने के लिए। और ये क्या है, 1 2 3, यानी पहले x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में। क्लियर हुई बात। तो उसने क्या बोला, एक बार मैं यहाँ पर थ्योरेटिकली समझाऊं, यानी थ्योरम ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ने क्या बोला, उसने बोला कि अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है जो किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, यानी इसमें जो एक्स वाई जेड है वो क्या है, कोऑर्डिनेट है। ठीक है, यानी वेरिएबल है इसके। और अगर मैं x को dx चेंज करता हूँ, y को dy चेंज करता हूँ और z को dz से चेंज करता हूँ, तब जो dt में चेंज आएगा उसको मैं इस तरीके से लिखूंगा। ठीक है, ये आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में जैसे आपने मैथ स्टार्ट की होगी कैलकुलस, वहां पर ये चीज पढ़ी होगी और इसे हम क्या बोलते हैं, थ्योरम ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। नाउ अब इसको मैं थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकता हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट होती है कि ग्रेडियंट अब धीरे धीरे फ्रेम में आएगा। देखो ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कैसे कि दिस वी कैन राइट इट एज, देखो यहां पे लिखो, वी कैन राइट इट एज, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ये डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स और यहां पर एक्स कैप। ठीक है, इनटू नहीं है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर एक्स कैप अलोंग एक्स एक्सेस, फिर प्लस डी टी डिवाइडेड बाई डी वाई वाई कैप, फिर प्लस डी टी डिवाइडेड बाई डी जेड जेड कैप। ठीक है, आप सोच लोगे क्या जो लिखने लग गया, ये कहाँ से आ गया, ये आई कैप एक्स कैप वाई कैप जेड कैप कैसे आए। देखो अभी देखो, अभी ध्यान से देखना, डॉट डॉट इधर क्या लिख दिया मैंने, डॉट यहाँ लिख दिया क्या, डी एक्स एक्स कैप प्लस डी वाई वाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो आप पाओगे, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यही आ जाएगा। देखो एक्स वाला एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, वाई कैप वाला वाई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा और जेड कैप वाला जेड कैप के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ध्यान देना है, कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो यही आंसर आ जाएगा, यही आंसर आएगा, नहीं आएगा। अब अगर इतना आपको समझ में आ गया है कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। ये जो बंधु यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं, डी एक्स एक्स कैप, डी वाई वाई कैप, डी जेड जेड कैप, एक्चुअल में ये क्या है, इन बंधु का नाम लिखा था हमने पिछले लेक्चर में। क्या है ये, मतलब इस पूरे को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये चीज क्या है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड दिस थिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल एल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, डेल एल वेक्टर से या डी एल वेक्टर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, एक चीज देखो, जो टी है वो क्या है मेरा, एक टाइप से फंक्शन है कोई, या फिर जो किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो इस टी को मैं इस पूरे चीज से बाहर ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, आंसर है हाँ, ले सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास डी टी इक्वल टू कितना आ गया, डी टी इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, डी बाई डी एक्स एक्स कैप। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ये जो एक्स कैप यहाँ पर है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। तो इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इस एक्स कैप को यहाँ लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो क्या आया, एक्स कैप डी बाई डी एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है। ठीक है, और डी वाई और वाई कैप डी वाई डी वाई डी बाई डी वाई, और यहाँ क्या आया, जेड कैप डी वाई वाई डी जेड, और इंटू कितना आ गया, ये इंटू आ गया मेरे पास यहाँ टी और डॉट। इस पूरे को जो कर सकता हूँ मैं, डी एल लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ गया मेरा, डी एल आ गया। अब देखो, अब देखो, ये जो यहाँ पर ये चीज़ है, दिस थिंग, इतनी जो चीज़ है, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, ग्रेडियंट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, ग्रेडियंट। जो यहाँ पर ये चीज लिखी है ना, ये वाली, ये क्या है, एक ऑपरेटर टाइप का है। क्या है, एक ऑपरेटर टाइप है, ये जो लिखा है जितना। तो दिस थिंग इज, तो ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये, इसको मैं क्या बोलता हूँ, दिस थिंग विच आई अंडरलाइन जस्ट, दिस थिंग इज नोन एज एन ऑपरेटर एंड दिस ऑपरेटर इज डेल, सॉरी डेल नहीं बोलेंगे, मतलब एक ऑपरेटर है और इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर जो ये चीज़ लिखी मैंने, दिस इज एक्स कैप डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई कैप डेल वाई
डेल वाई प्लस जेड कैप डेल वाई डेल जेड एंड दिस इज डेल ऑपरेटर। क्या कहते हैं हम इसको? डेल ऑपरेटर बोलते हैं। एंड दिस थिंग इज रिप्रेजेंटेड बाई लाइक दिस, ऐसे दिखाते हैं हम इसको। और अब वेक्टर है, देखो वेक्टर के साथ दिख रहा है इसका रूप। क्या ये वेक्टर है? बताओ, क्या ये वेक्टर है? ये वेक्टर नहीं है, लेकिन वेक्टर जैसा है। वेक्टर नहीं है लेकिन वेक्टर जैसा है। देखो वेक्टर क्यों नहीं है बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म नहीं होगा ना। अगर एक्स वाई जेड को आप ऐसे घुमाओगे, कोऑर्डिनेट को घुमाओगे, तो कोऑर्डिनेट को घुमाने पर ये डी एक्स डी वाई डी वाई डी वाई डी बाई डी वाई और डी बाई डी जेड ये जो है ये क्या होंगे? ये चेंज नहीं होंगे। समझ रहे हो ना? जो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ क्या है, डेरिवेटिव है, सॉरी एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ वेक्टर है वहाँ से, तो वहाँ से उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इट इज लुक्स लाइक ए वेक्टर बट इट इज नॉट ए वेक्टर। तो इसके ऊपर ये वेक्टर लगा दो एंड दिस थिंग रिप्रेजेंट, ये क्या है? वेक्टर जैसा दिख रहा है। ओके नाउ जब ये चीज़, ये पूरी की पूरी चीज़ किसी चीज़ से क्या होती है, इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है, जहाँ पर जैसे यहाँ पर हो रखी है। ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ये लिखूँ नाउ, इसको डेल ऑपरेटर बोलते हैं, ये लिख लो यहाँ पर। तो दिस इज डेल ऑपरेटर। इसके बारे में और हम बात करेंगे अगले आने वाले लेक्चर में। फिलहाल इसको ऐसे याद कर लो कि दिस इज माई डेल ऑपरेटर। तो ये चीज़ क्या है? मेरा डेल ऑपरेटर है। नाउ जब ये डेल ऑपरेटर इस टी के साथ क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ। अब ध्यान से देखना, ये टी क्या है? दिस टी इज स्केलर फंक्शन। टेम्परेचर बोला था ना मैंने, एंड दिस टेम्परेचर इज स्केलर फील्ड या फिर स्केलर फंक्शन। ये क्या है? मेरा स्केलर फंक्शन है। ठीक है, क्या है? ये स्केलर फंक्शन है। स्केलर फंक्शन कहने का मतलब क्या होगा? अगर मैं अपना एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो जो आउटकम होगा वो क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। तो दिस इज माई स्केलर फंक्शन। तो यहां पर अगर स्केलर फंक्शन है और इसके साथ मैं क्या कर रहा हूं? ये डेल ऑपरेट कर रहा हूं। तो ये क्या कर रहा हूं? मैं किसी एक स्केलर को किसी एक वेक्टर जैसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? किसी एक स्केलर को, कोई एक स्केलर फंक्शन है यहाँ पर, उसको एक वेक्टर से तो नहीं लेकिन वेक्टर जैसी चीज से क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और वो अगर डेल हो, अगर वो डेल ऑपरेटर हो और उसको किसी फंक्शन या बोल सकते हैं टी पर मैं ऑपरेट करूं, अच्छी भाषा क्या है यहाँ पर? ऑपरेट करूं। अगर मैं क्या करूं? इस डेल को डेल वेक्टर को, ये पूरा डेल वेक्टर है, उसको क्या कर दूं? इस टी पर ऑपरेट कर दूं, तो जो पूरी चीज मैंने यहाँ पर लिखी है इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम? ग्रेडियंट बोलते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू, सॉरी क्या आ जाएगा यहाँ पर? डॉट आ जाएगा। ओके, उससे पहले ये डेल टी था, क्या आ जाएगा? डेल टी इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ टी डॉट कितना आ जाएगा? ये डी एल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये जो चीज़ लिखी मैंने यहाँ पर, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ टी, इसको हम क्या पढ़ते हैं? ग्रेडियंट, ग्रेड टी पढ़ते हैं या फिर और ग्रेडियंट ऑफ टी। ठीक है, इसको एक और नाम क्या है? ग्रेड टी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिंपली इसको ग्रेड टी बोलते हैं। क्लियर है बात? यहाँ पर ये वेक्टर लगाना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि दिस इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअली ना, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है लेकिन वेक्टर जैसा क्या हो रहा है? दिख रहा है। ओके नाउ अब देखो, जब मैं इस चीज को या फिर जब मैं ग्रेडियंट ऑफ टी निकालूंगा तो जो आंसर आएगा, बताओ वो क्या आएगा? आंसर विल बी द वेक्टर क्वांटिटी। देन एंड हैच करके लिखो, दिस ग्रेडियंट ऑफ टी मस्ट बी ए वेक्टर क्वांटिटी। तो पूरी की पूरी वेक्टर क्वांटिटी होगी, पूरी के ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो एक्स कैप वाई कैप जे कैप था, पहले से था। जब मैंने इसको टी, जब इसको कहाँ ऑपरेट किया? हमने टी पर ऑपरेट किया। तो टी पर ऑपरेट करते ही क्या होगा? ये पहले एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर जेड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या आएगी? एक वेक्टर थिंग आएगी, यानी एक वेक्टर आएगा। तो दिस थिंग इज वेक्टर। ये जो चीज़ लिखी मैंने यहाँ पर, ये क्या है? वेक्टर है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर भी, जब हमको क्या दिया होगा? एक स्केलर फील्ड दिया होगा और वहाँ पर हमको ग्रेडियंट और उस फील्ड का ग्रेडियंट निकालने को बोलेगा, तो आप पाओगे कि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वेक्टर आएगा। तो जो ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है? वेक्टर होता है। एक चीज़ और, ग्रेडियंट हमेशा किन का निकलता है? स्केलर फंक्शन का ही निकलता है। आप किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट नहीं निकाल सकते। ओनली दिस ग्रेडियंट इज ओनली फॉर स्केलर फंक्शन। सिर्फ किसका निकलता है? ये स्केलर फंक्शन का निकलता है। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि ग्रेडियंट है क्या, यानी ये क्या चीज़ है ना। अब देखो, अब बात करते हैं किसकी? इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग की। किसकी बात करते हैं? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो इसे मिटाऊं या फिर इसी में लिखूं? तो इधर मिटा देते हैं। तो हिंट डालो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट। क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? ओके, अब देखो, फ्रॉम
डेफिनेशन हमारे पास है क्या, या फिर डेफिनेशन छोड़े इसको देखो, इसे कुछ इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ठीक है, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोलो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 व्हाट वी हैव कि दिस चेंज इन टी इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ टी डॉट डीएल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बार बार वेक्टर नहीं लगाऊंगा, पर आपके दिमाग में होना चाहिए अगर मैंने ऐसा लिखा है तो ये वेक्टर है, तभी यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होगा। ओके, तो ऐसा कुछ है मेरे पास, ऐसा कुछ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और इसे मैं लिख सकता हूँ कि अगर मैं अज्यूम करूँ कि लेट दिस डीएल क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और अज्यूम कर रहा हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या है, फिक्स है। माना जो डीएल है वो 2 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो डीएल जो है वो 2 सेंटीमीटर है। माना 2 सेंटीमीटर 2 मीटर मान लो, माना मैं यहाँ चलना स्टार्ट हुआ 1 2 मीटर चला एंड दिस थिंग इज फिक्स। अब मैं 2 मीटर कहीं भी चल सकता हूँ, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं किसी भी दिशा में चल सकता हूँ, लेकिन चलूंगा कितना, 2 मीटर, वो क्या है, फिक्स है। अगर मैं बोलूँ कि दिस डीएल वेक्टर इज फिक्स, डीएल वेक्टर नहीं बोलेंगे, डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलेंगे। ओके, डीएल वेक्टर क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ऊपर नीचे कहीं भी चल सकता हूँ, डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैं बोलूँ कि दिस डीएल वेक्टर इज फिक्स, जो डीएल वेक्टर है वो क्या है, मेरा फिक्स है, तो यहां से मैं डी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल टी और डॉट क्या आ जाएगा मेरे पास, डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट नहीं आएगा, और इनटू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, एंड दिस इज थीटा एंगल बिटवीन दिस ग्रेडियंट ऑफ टी एंड दिस डिस्प्लेसमेंट, यानी फिर बोलते हैं जिस ओर मैं चला हूं उसके बीच का जो एंगल है वो कितना है मेरे पास, थीटा है। तो अगर मैं क्या निकालना चाहूं, फॉर मैक्सिमम टी, किसके लिए, फॉर मैक्सिमम dt, यानी जिसके लिए जो dt है, यानी चेंज इन टेम्परेचर, फॉर आवर केस चेंज इन टेम्परेचर या फिर चेंज इन एनी फंक्शन t, यानी स्केलर फंक्शन t मैक्सिमम हो, जो dt हो मैक्सिमम हो, किसके लिए होगा, फॉर dt मैक्सिमम, जो मेरे पास cos थीटा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, cos थीटा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तो cos थीटा विल बी मैक्सिमम। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कौन बताएगा, कौन है यहाँ पर होशियार, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 कितनी होती है, 1 होती है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और कब होती है cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, कब होती है, पहली बार व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, थीटा इक्वल टू 0 पर, यानी दिस dt विल बी मैक्सिमम व्हेन, तो हम क्या बोलेंगे, तो वी कैन से दैट dt विल बी, dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, या फिर चेंज इन टेम्परेचर बोल दो, हाँ चेंज इन टी बोल दो, टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, टी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे केस में टेम्परेचर था तो वो टी को मैं किसी भी स्केलर चीज से मैं क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये क्या है, चेंज इन टी है, तो टेम्परेचर लिख के क्या लिख रहा हूँ मैं, टी लिख रहा हूँ। तो वी कैन से दैट चेंज इन टी डी टी इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन ग्रेडियंट ऑफ टी, ये वेक्टर होगा, ठीक है, एंगल बिटवीन ग्रेडियंट ऑफ टी एंड डेल एल इज 0, ठीक है। और इसी को मैं दूसरी भाषा में क्या बोल सकता हूं, और वी कैन से दैट कि डी टी इज मैक्सिमम, दिस डी टी यानी चेंज इन टी, इसे को क्या बोलूंगा मैं, चेंज इन टी इज मैक्सिमम when we move in the direction of dt, when we move, देखो वी मूव का मतलब डेल एल की डायरेक्शन, डेल एल किसकी है, मैं कहाँ की ओर मूव कर रहा हूँ, मैं 2 मीटर यहाँ भी चल सकता हूँ, आपकी ओर भी आ सकता हूँ, ऊपर भी जा सकता हूँ, नीचे भी जा सकता हूँ 2 मीटर, ठीक, कहीं भी जा सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम डेल टी चाहिए, या फिर टी में मैक्सिमम चेंज चाहिए, तो मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, ग्रेडियंट ऑफ टी की डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। कितनी खतरनाक बात बोली उन्होंने, देखो मुझे ग्रेडियंट ऑफ टी पहले पता चल जाएगा, क्यों ग्रेडियंट ऑफ टी निकाल दूंगा इस फॉर्मूले से या फिर इस फॉर्मूले से, ठीक है, इससे मैं क्या निकाल दूंगा, ग्रेडियंट ऑफ टी निकाल दूंगा। अब ग्रेडियंट ऑफ टी निकल गया तो उसकी मतलब वेक्टर आएगा, तो वेक्टर की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, ठीक है, उसमें कंपोनेंट देख के। अगर मुझे उसकी डायरेक्शन पता है और मुझे क्या निकालना है, ये चीज चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, मैक्सिमम चेंज इन टी चाहिए, तो मैं किस डायरेक्शन में मूव करूंगा, ग्रेडियंट ऑफ टी की डायरेक्शन में क्या करूंगा, मूव करूंगा। तो लिखा मैंने, क्या लिखा कि डेल टी इज मैक्सिमम व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ
इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, ग्रेडियंट ऑफ टी। जब मैं ग्रेडियंट ऑफ टी की डायरेक्शन में मूव करूंगा तब मेरा जो चेंज इन टी होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बहुत खतरनाक चीज और बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आई बात? ओके ना, और क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में? ठीक है, एक आध और इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं। सोचो जरा, इसी को मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, इसी को मैं यही बोल सकता हूं, और डेल्टा टी इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम चेंज, यानी डेल्टा टी किस डायरेक्शन में होता है, मैक्सिमम चेंज की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। तो और करके लिखा आपने, ठीक है, तो और इसको हैशटैग करके लिख देना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हैशटैग है, ये सब फिजिकल मीनिंग या फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग आ रही है। ठीक है, तो डेल्टा टी इज इन द डायरेक्शन ऑफ, डेल्टा टी इज इन द डायरेक्शन, डेल्टा टी इज इन द डायरेक्शन, इज इन द डायरेक्शन वेयर चेंज इज मैक्सिमम, वेयर चेंज इज मैक्सिमम, जहां पर चेंज क्या है मेरा, मैक्सिमम है। यहाँ पे चेंज इन टी लिखो, क्या लिखो, चेंज इन टी, चेंज इन टी इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम, यानी वो डायरेक्शन जहां चेंज इन टी मैक्सिमम होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा ग्रेडियंट ऑफ टी होगा। इसको डेल्टा बोला मैंने, डेल्टा नहीं है, क्या है, डेल टी, या फिर ग्रेडियंट ऑफ, डेल टी मत बोलो, डेल चीज अलग, डेल टी अलग होता है, सॉरी, क्या है ये, ग्रेडियंट ऑफ टी है, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ टी। क्लियर है बात? एक चीज और, अगर मैं क्या किसकी बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो उसका मैग्नीट्यूड क्या दिखाता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टी, तो दिस विल बी दिस थिंग, तो ये चीज इसको दिखाएगा। ये चीज, ये क्या है, ये चीज क्या है, देखो, दिस इज स्लोप, जो ये चीज होती है, मैं लिखता हूं पहले फिर समझाता हूं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। तो ये चीज जो है, तो ग्रेडियंट ऑफ, जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टी, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड टी इज क्या होता है, इज स्लोप इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम चेंज, इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम चेंज। ठीक है, मैक्सिमम चेंज की डायरेक्शन में जो स्लोप होता है एक्चुअल में इस ग्रेडियंट ऑफ टी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, यहां से देखो, एक चीज ठीक है, एक चीज थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी क्या, कि जो डी एफ है, दिस इज इक्वल टू डी एफ डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, एंड दिस थिंग इज डेरिवेटिव, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कि स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा बोला था हमने। तो दिस थिंग इज रिप्रेजेंटिंग स्लोप, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके एनालॉजी अगर मैं इसको देखूं, ये क्या है मेरे पास, डी टी इज इक्वल टू, तो दिस इज ग्रेडियंट ऑफ टी, और अगर मैं किसकी बात करूं, मैक्सिमम चेंज वाले की बात करूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डी एक्स हो जाएगा, क्या, सॉरी डी एल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, डी एल। ठीक है, वन थीटा इक्वल टू 0 की बात करो तो यहाँ डी एल हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों क्या करूँ, कंपेयर करूँ, तो दिस इज ऑल्सो स्लोप, तो ये भी क्या होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए। लेकिन ये स्लोप किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज होगा। तो दिस इज द स्लोप, दिस मैग्नीट्यूड आएगा ना यहाँ पर, दिस मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टी इज स्लोप इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम चेंज। मैक्सिमम चेंज क्यों बोला मैंने, बिकॉज हियर थीटा इक्वल टू 0, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 है, और थीटा इक्वल टू 0 के लिए क्या होता है, चेंज क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो तभी मैंने यहाँ पर ये चीज लिखी थी, ग्रेडियंट ऑफ, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड टी इज स्लोप इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम चेंज। तो ये क्या हो गया, इसका फिजिकल मीनिंग हो गया। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्रिफिथ में, उसको कराऊंगा आने वाले लेक्चर में, कि एक पहाड़ी पर हम खड़े हैं, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन है वहाँ पर, वो करेंगे हम अगले वाले क्वेश्चन में। लेकिन फिलहाल अगर मैं ऐसा बोलूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे पास एक पहाड़ी है, ठीक है, यूँ करके क्या है, एक पहाड़ी है यूँ करके, ठीक, और ये इसका धरातल है। ठीक, आप यहाँ कहीं खड़े हो, आप यहाँ कहीं खड़े हो, आपने एक बार इधर को देखा, ठीक है, और आपने एक बार यहाँ से इधर को देखा, आपने एक बार यहाँ को देखा, और आपने एक बार इधर को देखा, ऐसे बोल दो, आपने एक बार इधर को देखा, ठीक है, और आपने पाया ये जो स्लोप है, या फिर यहाँ पर जो एंगल बना, आपने यहाँ से देखा ऐसे धरती को, और इसको आपने पाया, लेट अस से दिस इज
60 डिग्री, कितना है ये 45 बोल दो, कितना बोल दो 45 डिग्री। एंड दिस वन इज लेट अस से 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री है। अज्यूम करो ये कितना है 60 डिग्री है। अज्यूम करो ये कितना है 90 नहीं, दिस इज इक्वल टू लेट अस से 85 डिग्री है। कितना डिग्री है 85 डिग्री है। अब आपसे पूछा गया कि बताओ भैया कि मैक्सिमम स्लोप किस डायरेक्शन में है। आपसे बोला गया कि आपने ऐसे देखा नीचे को, ऐसे खड़े हो वहाँ पर ऊपर चोटी में खड़े हो और चारों ओर से पखाड़ है, पखाड़ क्या बोलते हैं, पाषाण है। क्या है पाषाण, मतलब ऐसे गहरी खाई है, ठीक है। तो आपसे बोला गया कि बताओ मैक्सिमम स्लोप कहाँ की हो रहा है। आपने एक बार ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे, और यहाँ पर ऐसा दिमाग गया, मतलब ध्यान गया आपका, आप देखा ये वाला यानी 85 वाला, तो दिस इज मैक्सिमम स्लोप। यहाँ पर क्या है बहुत स्टीप स्लोप है, बहुत ऐसे मतलब ऐसे ऐसे वाली चीज़ है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में आपने बोला कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम स्लोप एंड दिस डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम स्लोप इज एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टी, ठीक है। और टी यहाँ पर क्या होगी कि ये जो हाइट है किसकी, ये जो हमारे पास क्या था पर्वत है, इसकी हाइट क्या होगी वहाँ पर फंक्शन होगी, यानी टी होगी। टी की जो क्या आ जाएगा एच आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, ओके। यानी जो मैक्सिमम स्टीप की जो डायरेक्शन होगी या फिर मैक्सिमम स्लोप की जो डायरेक्शन होगी वही एक्चुअली, या फिर मैक्सिमम चेंज की जो डायरेक्शन होगी वही क्या होगी एक्चुअल में इस ग्रेडियंट ऑफ टी की क्या होगी डायरेक्शन होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम दोबारा देखेंगे कहाँ, जब हम किसकी बात कर रहे होंगे। अभी हम क्वेश्चन अगले लेक्चर में क्वेश्चन की बात करेंगे, तो वहाँ पर ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, ग्रिफिथ में वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन यहाँ पर कराऊंगा और वो समझना क्या है हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। फिलहाल आपको समझ में आया होगा कि जो ग्रेडियंट ऑफ टी क्या होता है या फिर ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन क्या होता है। एक और चीज़ जो मैं लिखाना भूल रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे पास कोई ये फंक्शन क्या हो फाई हो, अगर मेरे पास क्या हो कोई ये फंक्शन फाई इक्वल टू सी हो, तो जो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकल के आता है ये एक्चुअल में क्या होता है एक वेक्टर होगा। एंड दिस वेक्टर इज नॉर्मल वेक्टर बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या फिर जिस, अगर मैं अज्यूम करूँ कि जो फाई है मेरे पास कुछ ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये फाई है मेरे पास, ऐसा कुछ है मेरे पास फाई। तो जो डेल फाई आएगा एक्चुअली स्फीयर की इक्वेशन है, कुछ ऐसा ही कुछ है, लेट अस से दिस इज इक्वल टू 0 ऐसा बोल दो। अगर यहाँ से मैं क्या निकालूं ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालूं तो एक वेक्टर आएगा, एन वेक्टर आएगा, एंड दिस एन वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू दिस स्फीयर। अगर यही होता है ना स्फीयर की इक्वेशन, आई थिंक यही होती है, तो इसका क्या होगा ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ कुछ कांस्टेंट होता है सी, ठीक है, सी स्क्वायर ऐसा कुछ होगा। तो ये जो चीज़ होगी एन वेक्टर, इससे क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। हम क्वेश्चन करेंगे आने वाले लेक्चर में और आपको जो मैंने यहाँ पर बोला वो क्या होगा समझ में आएगा। और ये परपेंडिकुलर क्यों होता है अगर ये जानना है तो मेरी ये क्या है प्रीवियस वीडियो है, बहुत पहले की वीडियो है, कम से कम 1.5 साल पहले की वीडियो, जिन दिनों मैंने नया पढ़ाना स्टार्ट किया था 1.5 साल पहले, हाँ 1.5-2 साल पहले की बात है, तो 2020 के आसपास, ठीक है। तो उस टाइम पर मैंने एक वीडियो डाली थी ऐसे ही, और वो वीडियो डाली थी कि जो ग्रेडियंट होता है वो नॉर्मल होता है किसी भी एक स्केलर सरफेस के, एक कोई स्केलर सरफेस दी है तो उसके कैसे होता है वो नॉर्मल होता है। वो मैंने वहाँ पर क्या करा रखा है प्रूफ कर रखा है आपको, आप या तो मेरे को डायरेक्ट मान लो या मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ग्रेडियंट की फिजिकल मीनिंग, ग्रेडियंट क्या होता है वो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद जो डाइवर्जेंस है और कर्ल है उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।